आदर्श ने कृपाण को कसकर पकड़ लिया। उसकी सारी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में उमड़ रही थी। वो किसी भी क्षण अटैक करने के लिए तैयार चीते की तरह था। आदर्श का आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल गया था। जो चट्टान वहां पहले थी वो गायब हो गई थी और उसकी जगह एक कब्रिस्तान बन गया था। वहां कब्रों के बाद कब्रें थीं। ये पुरानी और टूटी फूटी कब्रें उस दृश्य से मिलती जुलती थीं जो आदर्श के इस दुनिया में आने पर उसका स्वागत करते समय हुआ था। ये कैसे हो गया? इस दुनिया में आने के बाद से आदर्श ने एक्सपर्ट्स की भयानक ताकत, भव्य दिव्य शहरों और सभी प्रकार के अजीब पौधों और जानवरों को देखा था। कई चीजों ने आदर्श के ज्ञान को चुनौती दी थी, जिससे उसकी कल्पनाशीलता खुल गई थी। लेकिन आदर्श ने अपनी इमेजिनेशन को चाहे जितना भी खोल लिया हो, ऐसी अजीब घटना पहले कभी नहीं देखी थी। ये उसके लिए पहली बार था। एक पल वो एक चट्टान की चोटी पर था, अगले ही पल वो यहां था। क्या उसे अंतरिक्ष समय सुरंग का सामना करना पड़ा? अचानक आदर्श के सामने की कब्रें खुल गईं। लाशें कब्रों से रेंगने लगीं। इन सभी लाशों के कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंखें धुंधली थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मौत हो गई हो। आदर्श को अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई। इस तरह की बात उसकी समझ से परे थी। आदर्श को देखते ही लाशों की आंखें लाल हो गईं, मानो आदर्श का शरीर उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। वे दहाड़ते हुए आदर्श की ओर बढ़े। आदर्श का खून खौल रहा था। अपने शरीर में ऊर्जा का एक एक्सप्लोजन महसूस करते हुए उसने इस अजीब मुठभेड़ को इग्नोर करने और जो भी उसके सामने आए उसे मारना शुरू करने का फैसला किया। कृपाण आगे की ओर कटा और 7 फुट लंबा ब्लेड हवा में उड़ गया। आदर्श के सामने पड़ी तीनों लाशें 2 टुकड़ों में बट गईं। कृपाण का सामना करते समय धातु टोफू की तरह थी। धातु की तुलना में सड़ा हुआ मांस क्या था? आदर्श आगे बढ़ा। उसने कृपाण को चारों दिशाओं में घुमाना शुरू कर दिया। एक छोटा सा वार घोड़े को भी चीर सकता था, इसलिए हर वार 3-4 लाशें काटता था। तेज धार वाला ब्लेड बिना रोक टोक के चलता रहा और एक के बाद एक लाशें कटती रहीं, जिससे हर जगह काला खून फैल गया। ये एहसास तरबूज काटने से ज्यादा अलग नहीं था, लेकिन कब्रों से और भी ज्यादा लाशें निकलने लगी। हर कब्र के पत्थर से लगभग 4-5 लाशें निकली, कभी कभी तो 10 से भी ज्यादा। ऐसा लग रहा था कि लाशें कभी खत्म नहीं होंगी, चाहे उसने कितने भी लोगों को मार डाला हो। आदर्श की तलवार पहले से ही खून और सड़े हुए मांस से सनी हुई थी। उसकी तलवार बेहद चिकनी हो गई थी, लेकिन इस कत्लेआम का कोई एंड नहीं दिख रहा था। इंतजार। अचानक आदर्श के दिमाग में एक आइडिया आया। अस्त व्यस्त माहौल अचानक शांत हो गया। समय अजीब तरह से धीमा हो गया और आदर्श का दिमाग साफ हो गया। चट्टान पर जड़ी बूटी चुनने से लेकर इस कब्रिस्तान तक, फिर लाशों के इस अंतहीन ढेर से मिलते हुए उसे लगातार हत्याएं करनी पड़ी। ये सभी चेंजेस बहुत अजीब थे। यह असामान्य बात अवश्य ही किसी राक्षस के कारण होगी। आदर्श सिहर उठा। उसने अपने आसपास देखा। लाशें लगातार उसकी ओर दौड़ रही थी, लेकिन करीब से देखने पर वे लाशें। अजीब बात है, आदर्श को देजा वू की फीलिंग महसूस हुई। ये लाशें पहचानी सी लग रही थी। पुआ। एक सड़ती हुई लाश आदर्श पर झपटी, लेकिन आदर्श बेबस होकर देखता रहा। उसने न तो अपनी तलवार निकाली, न ही उसे टाला। ये वार आदर्श के शरीर के आर पार हो गया। दर्द, बहुत ज्यादा दर्द, लेकिन आदर्श तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। लाशों द्वारा उसकी छाती फाड़े जाने की परवाह किए बिना वो वहीं खड़ा रहा। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल के साथ जुड़ गई और जब आदर्श ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उनकी विजन सफेद हो गई। जब वो केवल ऊर्जा ही देख सकता था तो कोई भ्रम नहीं था, केवल सच था। सारी लाशें गायब हो चुकी हैं। दरअसल उनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। ये सब तो बस एक इल्यूजन था। ये जाना पहचाना क्यों लगा? क्योंकि आदर्श ने अपने पिछले जन्म में ऐसी ही सड़ती हुई लाशों को कब्रों से रेंगते हुए एक फिल्म के मुख्य किरदार पर अटैक करते देखा था। ये कब्रिस्तान सीन एक कॉमन ग्रुप का था। ये मेमोरी आदर्श के मन में दोबारा उभर आई थी और इसे एक भ्रम में बदल दिया जिसने आदर्श पर अटैक कर दिया। इसलिए ऐसा इसलिए था क्योंकि आदर्श अपनी यादों से कुछ देख रहा था जिससे वो इतना परिचित लग रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये सारे भ्रम किसने पैदा किए? वैभव दिव्य शहर का जड़ी बूटी पर्वत किसी साधक के एंटर करते ही प्रवेश द्वार को बंद कर देता था, जिससे अन्य साधक प्रवेश नहीं कर पाते थे। तो फिर क्या ये रक्त यांग फूल के कारण हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्य वन्य क्षेत्र पुस्तक में रक्त यांग पुष्प का विस्तृत वर्णन था और उसमें ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी। रक्त यांग पुष्प की कैपेबिलिटी ये थी कि जब वो सुरक्षित होता तो अपनी पत्तियां फैलाकर यांग क्यूई को सोख लेता। खतरा आने पर वे अपनी पत्तियां खींचकर छिप जाते। ये एक बहुत ही साधारण कैपेबिलिटी थी और शायद इसे कैपेबिलिटी भी नहीं कहा जाता था। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उजाड़ जानवरों से कमजोर थीं। वे पशु सेनापति या पशु राजा श्रेणी के उजाड़ जानवर आसानी से एक कबीले को नष्ट कर सकते थे और एक आदिम प्रजाति का जानवर एक शहर को भी नष्ट कर सकता था। लेकिन आध्यात्मिक जड़ी बूटी उतनी खतरनाक नहीं थी। यहां तक कि सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी तोड़ लिए जाने के बाद असहाय हो गई। उनका भाग्य अमृत भट्टी में फेंक दिया जाना था।
प्रॉब्लम ये थी कि उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुनना कोई आसान काम नहीं था। यदि ये रक्त यांग फूल नहीं था जो भ्रम का कारण था, तो फिर वो क्या था? आदर्श ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया और बैंगनी क्रिस्टल से विजन और साफ हो गई। बिना किसी रुकावट के आदर्श ने आखिरकार उसे देख लिया। अपनी ऊर्जा विजन में वो 2 ऊर्जा बूंदे देख सकता था। एक बड़ा था और वॉश बेसिन के आकार का था। उसका रंग रक्त जैसा लाल था और वो ज्वाला की तरह जल रहा था। उसकी ऊर्जा रक्त यांग पुष्प की थी। इससे पहले जब आदर्श रक्त यांग फूल तोड़ने ही वाला था, तो उसे छूने से ठीक पहले वो अचानक कब्रिस्तान में पहुंच गया, जहां उसे लाशों की अंतहीन धारा मिली। और रक्त यांग फूल से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी ऊर्जा रोशनी थी जिसने आदर्श को चौंका दिया। वो ऊर्जा बूंद एक छड़ की तरह थी। वो लगभग 1 फुट लंबी और कलाई जितनी मोटी थी। इसकी ऊर्जा बेहद अस्पष्ट थी। रक्त यांग फूल की तुलना में ये बहुत धीमी थी, लेकिन इस धीमी ऊर्जा रोशनी ने आदर्श को उछलने पर मजबूर कर दिया। इसके भीतर की ऊर्जा की शुद्धता आदर्श की इमेजिनेशन से परे थी। केवल वो ऊर्जा जो आदर्श ने जंगल के दिव्य हॉल में चिमेरा से निकाली थी, इसकी तुलना में थी। ये क्या है? क्या ये मौलिक सार के समान शुद्धता वाला हो सकता है? आदर्श के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। इस आइडिया ने उसकी धड़कनें तेज कर दी और उसकी सांसें धीमी हो गईं। क्या ये कोई आदिम जड़ी बूटी हो सकती है? स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटियों के ऊपर आदिम जड़ी बूटियां, अमर जड़ी बूटियां, आदिम जड़ी बूटियां और दिव्य औषधि की अन्य विभिन्न प्रजातियां थीं। ये बहुमूल्य जड़ी बूटियां एक मानव ऋषि को भी अपनी ओर खींच लेंगी। वैभव दिव्यनगर में दिव्यनगर के बुजुर्ग कभी कभी जड़ी बूटियों के पहाड़ में जड़ी बूटियों की खोज के लिए वैभव दिव्यनगर से बाहर निकल जाते थे। उनके स्तर पर स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यवादी, पीली श्रेणी की जड़ी बूटियां सभी बेकार थीं। स्वाभाविक रूप से वे केवल आदिम जड़ी बूटियों की ही खोज करते थे। आदिम जड़ी बूटियां चुनना मुश्किल था, लेकिन दिव्य नगरी के बुजुर्गों के लिए अपनी साधना के स्तर और मेथड्स के साथ जब तक उन्हें कोई आदिम जड़ी बूटी मिल जाती, वे उसे जरूर प्राप्त कर पाते। मुद्दे की जड़ यह है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि वैभव दिव्य नगरी के जड़ी बूटी पर्वत में भी आदिम जड़ी बूटियां बहुत कम थीं। किस्मत से कोई मिल भी सकती है, पर ढूंढने से नहीं। और खास बात यह है कि आदिम जड़ी बूटियों में एक आत्मा होती थी। उनका मेथड था खुद को छिपाना और दुश्मन को भ्रमित करना। इसलिए जब कोई उनके पास से गुजरता तो उसे पता भी नहीं चलता कि वो आत्मा है। मानव ऋषियों की इंद्रियां तीक्ष्ण होती थीं। यहां तक कि निष्ठा जैसे संवेदन क्षमता में पूर्ण प्रतिभा वाले लोग भी मानव ऋषियों की बराबरी नहीं कर सकते थे। प्रॉब्लम यह थी कि जब कोई मानव ऋषि किसी जड़ी बूटी के पहाड़ में प्रवेश करता था, तो आदिम जड़ी बूटी कहीं दूर छिप जाती थी, जिससे मानव ऋषि उसे ढूंढने या चुनने में अनेबल हो जाता था। और यही कारण है कि एक मानव ऋषि के लिए आदिम जड़ी बूटी चुनना कठिन हो गया। आदर्श के मन में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शांत हो जाओ, मुझे शांत होने की जरूरत है, आदर्श ने खुद से कहा। वो जानता था कि उसके सामने एक बड़ा मौका है। यदि वो उस जड़ी बूटी को चुन सके तो उसे बहुत लाभ होगा, लेकिन उस जड़ी बूटी को चुनना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। आदर्श की साधना बहुत कमजोर थी। एक मानव ऋषि इतनी कीमती जड़ी बूटियां आसानी से चुन सकता है, लेकिन उसके लिए यह बेहद मुश्किल होगा। हालांकि कम साधना स्तर के अपने फायदे थे। चूंकि आदिम जड़ी बूटी में आत्मा थी, इसलिए संभवतः उसमें एक निश्चित मात्रा में बुद्धिमत्ता थी और वो जड़ी बूटी चुनने वाले की ताकत का पता लगा सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कमजोर था, इसलिए उसने आदर्श को गंभीरता से नहीं लिया, आदर्श के सामने आने का साहस किया और यहां तक कि आदर्श को भ्रमित करने और चिढ़ाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल भी किया। अगर आदर्श कोई मानव ऋषि होता तो ये जादू बहुत दूर चला जाता। किसी मानव ऋषि पर इस जादू का इस्तेमाल करना मौत को इनवाइट करना था। उसे हल्के में लेने से आदर्श को उसका सबसे बड़ा फायदा मिला। बेशक आदिम जड़ी बूटी को यह नहीं पता था कि आदर्श बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके उसके स्थान का सटीक पता लगा सकता है। मुझे क्या करना चाहिए? आदर्श ने अपना दिमाग लगाया। उसने अब उस आदिम जड़ी बूटी की तरफ नहीं देखा। चूंकि उसने एक आत्मा का रूप धारण कर लिया था, अगर वो उसे देखता रहता तो उसे इसका एहसास हो जाता और वो सतर्क हो जाती। मैं ये दिखावा करूंगा कि मैं इसका स्थान नहीं ढूंढ पाया हूं और मैं इस मैटर पर और कंसिडर करूंगा। इस डिसीजन के साथ आदर्श ने भ्रम के अंदर होने का प्रिटेंड किया और चारों ओर चक्कर खाने लगा। उत्तर और दक्षिण में डिफरेंस करने में असमर्थ हो गया। उसी समय आदर्श ने अपनी ऊर्जा विजन बनाए रखी। अपनी आंख के कोने से वो चुपके से उस आदिम जड़ी बूटी को देख रहा था। आदर्श को एहसास हुआ कि आदिम जड़ी बूटी पास में ही इधर उधर हिल रही थी, मानो वो कोई अच्छा शो देख रही हो। ये बदमाश! आदर्श को एक जड़ी बूटी से छेड़े जाने पर अच्छा कैसे लग सकता है? ओह! आदर्श को अचानक एहसास हुआ कि रक्त यांग फूल चुपचाप एक बेहद सुनसान पहाड़ी कोने में चला गया है। इस बार उसने जमीन में काफी गहराई तक सुरंग बना ली थी। आदर्श को अचानक एहसास हुआ कि आदिम जड़ी बूटी ने उसे भ्रमित करने के लिए, उसे रक्त यांग फूल चुराने से रोकने के लिए भ्रम का इस्तेमाल किया था।
जैसे ही उसने रक्त यांग फूल तोड़ना चाहा, आदिम जड़ी बूटी प्रकट हो गई। जाहिर है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। शायद वो रक्त यांग पुष्प की रक्षा कर रहा था, या ये भी हो सकता है कि आदिमानव को संयोग से ये रक्त यांग पुष्प मिल गया हो और वो उसे एब्जॉर्ब करने से पहले फल को पोषित करने की योजना बना रहा हो। कुछ आदिम जड़ी बूटियां उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियों का पोषण करती थीं तथा फिर अपने डेवलपमेंट के लिए उनका ऊर्जा सार चुरा लेती थीं। ये कुछ आदिम जानवरों जैसा था जो हजारों सालों तक किसी आध्यात्मिक पौधे की रक्षा करते हैं। जब आध्यात्मिक पौधा खिलता तो आदिम जानवर उसे निगल जाते। आदर्श को संदेह था कि आदिम जड़ी बूटी के साथ भी यही स्थिति थी। भ्रम जारी था। आदर्श अभी भी उसके भीतर होने का नाटक कर रहा था और इस आदिम जड़ी बूटी को पकड़ने का कोई मेथड सोच रहा था। दिव्य वन्य क्षेत्र पुस्तक के अभिलेखों के अनुसार कई आदिम जड़ी बूटियों में धरती या पानी में सुरंग बनाने की क्षमता होती है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ नॉवेल्स में मानव जिनसेंग फलों का उल्लेख है, जिनमें पानी के संपर्क में आते ही घुलने, मिट्टी के संपर्क में आते ही प्रवेश करने की क्षमता होती है। इस तरह की आदिम जड़ी बूटियां पानी के संपर्क में आते ही घुल जाती और मिट्टी के संपर्क में आते ही जमीन में सुरंग बना लेती। इस तरह वे समुद्र में तैरती मछलियों की तरह होती, जिन्हें ढूंढना नामुमकिन होता। एक आदिम जड़ी बूटी को एक ही बार में पकड़ना जरूरी था। यदि वो जड़ी बूटी के पहाड़ की गहराई में भाग जाए तो एक मानव ऋषि भी असमर्थ हो जाएगा। और आदर्श आदिम जड़ी बूटियां चुनने में गति और अनुभव के मामले में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। जल्दी जल्दी चुनने से सिर्फ असफलता ही हाथ लगती। आदिम जड़ी बूटी को अभी भी ये नहीं पता था कि आदर्श उसे देख सकता है। अगर आदर्श कृपाण निकालकर उस पर झपटता तो उसका पहले वाला भेस टूट जाता। इससे आदिम जड़ी बूटी सतर्क हो जाती। क्या उसे इस मैटर की इंफॉर्मेशन दिव्य नगरी को देनी थी तथा किसी ऋषि को इसे हैंडल करने देना था? अगर इस सुराग से सफलता मिलती तो उसे इनाम मिलता। लेकिन सवाल यह था कि अगर मानव ऋषि उसके साथ आए तो क्या आदिम जड़ी बूटी को पहले ही पता चल जाएगा और वो वहां से खिसक जाएगी? उस समय उस पर भेड़िया रोने का अपराध भी लगाया जा सकता है। और यदि मानव ऋषि के पास आदिम जड़ी बूटी को पकड़ने की कोई असाधारण विधि थी तो भी वो आदिम जड़ी बूटी के स्थान की अपनी खोज को कैसे एक्सप्लेन करेगा? कई चीजें आसानी से संदेह पैदा कर सकती हैं। कुछ सोचने के बाद आदर्श ने एक ही प्रयास में सब कुछ दांव पर लगाते हुए इसे स्वयं करने का डिसीजन लिया। लेकिन आज नहीं। फिलहाल उसकी तैयारियां पूरी तरह से इनएडिक्वेट हैं। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से वो दुश्मन को चौंका सकता है। यद्यपि यदि आदिम जड़ी बूटी बच निकलती तो उसे खोजने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर भी आदर्श को आदिम जड़ी बूटी के स्थान का पता लगाने का विश्वास था, क्योंकि रक्त यांग फूल में पृथ्वी में घुलने या सुरंग बनाने की क्षमता नहीं थी। रक्त यांग फूल को खोजने का मतलब था आदिम जड़ी बूटी को खोजना। आदर्श का मानना था कि आदिम जड़ी बूटी रक्त यांग फूल के चारों ओर छिपी हुई थी तथा उसकी संपत्ति की रक्षा कर रही थी। आदिम जड़ी बूटी की छिपने की टेक्निक वाकई कमाल की है। पहले जब मैंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल बैंगनी क्रिस्टल से जुड़ने के लिए किया था तो मैं सिर्फ रक्त यांग फूल ही देख पाया था और उस आदिम जड़ी बूटी को देख नहीं पाया था। उसकी दूरी ज्यादा नहीं रही होगी, फिर भी मैं उसे देख नहीं पाया। जब उसने अपना जादू चलाया तभी मैं उसे ढूंढ पाया। आदर्श भी खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसके लिए एक आदिम जड़ी बूटी पाना पूरी तरह से कोइंसिडेंस था। उसी समय आदर्श को लगा कि उसे और अधिक साधना करनी होगी ताकि वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सके। पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना, चाहे वो आदिम जड़ी बूटी हो, अमर जड़ी बूटी हो या आदिम जड़ी बूटी हो, वो उसे नहीं पा सकेगा। जब आदर्श सोच रहा था तो उसने अचानक पाया कि भ्रम में अधिक से अधिक लाशें ज्वार की लहर की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं और उसे एक कोने में धकेल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आदर्श किसी वीरान कब्रिस्तान में है जो चारों ओर से मैदानों से घिरा है। लेकिन आदर्श जानता था कि उसके पीछे एक चट्टान है। 1 फुट और पीछे हटता तो वो चट्टान से नीचे गिर जाता। यद्यपि 30 मीटर की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन भ्रम के दायरे में रहने वाला व्यक्ति इससे अनभिज्ञ ही रहेगा। अगर आदर्श का सिर पहले चट्टानों से टकराता तो उसके भारी फ्लोइंग मर्करी गाउन की वजह से उसके सिर और गर्दन पर वजन का जोर पड़ता। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता और गर्दन टूटने से उसकी मौत भी हो सकती थी। ये सोचते ही आदर्श की आदिम जड़ी बूटी पकड़ने की इच्छा और प्रबल हो गई। यद्यपि आदिम जड़ी बूटियों में मारने की क्षमता नहीं थी, फिर भी वे अपने जादू का प्रयोग करके साधक को मोहित कर उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थीं। आदर्श के पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। उसने फ्लोइंग मर्करी गाउन का वजन सबसे कम कर दिया और फिसलने का नाटक करते हुए चीख मारी और चट्टान से नीचे गिर गया। हवा में उड़ते समय ऐसा लग रहा था कि आदर्श घबराया हुआ और भ्रमित था, लेकिन मन ही मन वो अपना संतुलन बनाए हुए था। बूम! आदर्श पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा, जिससे पत्थर उड़ने लगे। फ्लोइंग मर्करी गाउन का वजन न्यूनतम होने के बावजूद 30 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर इम्पैक्ट अभी भी जबरदस्त था। आदर्श जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर एक विशाल मानव आकार का गड्ढा बन गया था। दरअसल जमीन पर उतरने से पहले आदर्श ने अपने शरीर के स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को अपने गिरने से बचाने के लिए इकट्ठा कर लिया था। हालांकि इससे उसके शरीर में दर्द हो रहा था।
हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, आदर्श ने बेहोश होने का नाटक किया। साथ ही बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि से उसने चुपचाप चट्टान की चोटी पर आदिम जड़ी बूटी को देखा। आदर्श को जड़ी बूटी से आती हुई एक हल्की सी व्यंग्यात्मक ध्वनि महसूस हुई, प्राचीन जड़ी बूटी, ये दुष्ट। आदर्श ने यह सुनिश्चित किया कि वो आदिम जड़ी बूटी से इसकी कीमत वसूल करेगा। जल्द ही आदिम जड़ी बूटी ने आदर्श में रुचि खो दी और लापरवाही से चली गई। दरअसल आदिम जड़ी बूटी के लिए आदर्श एक चींटी जैसा था, उस पर ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। जब से इस आदिम जड़ी बूटी ने आत्मा का निर्माण किया है, तब से ये हजारों वर्षों से वैभव दिव्य शहर जड़ी बूटी पर्वत पर उग रही है। हजारों वर्षों में आदिम जड़ी बूटी ने वैभव दिव्य शहर से अनगिनत साधकों को देखा था। इन सभी कल्टीवेटर्स को आदिम जड़ी बूटियों द्वारा चींटियों की तरह महत्वहीन जानवरों के रूप में माना जाता था। वे जवान और बेहद कमजोर थे, और तो और वे बेहद मूर्ख भी थे। उन्होंने कहा कि वे जड़ी बूटियां तोड़ रहे हैं, लेकिन वे बिना सिर वाली मक्खियों की तरह बेतरतीब ढंग से इधर उधर उड़ रही थीं। उनकी नाक के नीचे बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं, फिर भी वे उन्हें देख नहीं सके। यद्यपि वो इन साधकों को चढ़ाना चाहता था, परंतु इस आदिम जड़ी बूटी को पता था कि वैभव दिव्य नगरी में मानव ऋषि भी थे। यदि ये लगातार साधकों को परेशान करता और गलती से कुछ को मार देता, तो ये वैभव दिव्य नगर के ऋषियों को अलर्ट कर देता। यदि ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दिन खत्म हो गए। यदि इसे किसी मानव ऋषि द्वारा टारगेट किया जाता तो इसे सतर्क रहना पड़ता और भूमिगत रहना पड़ता तथा बाहर जाने से बचना पड़ता। ये जानना जरूरी था कि कई मानव ऋषियों में अपनी उपस्थिति छिपाने की क्षमता होती है। चाहे आदिम जड़ी बूटी कितनी भी सावधान क्यों न हो या उसकी इंद्रियां कितनी भी तेज क्यों न हो, वो उस मानव ऋषि को नजरअंदाज कर सकती थी जो उस पर रेंग रहा हो। जब ऐसा होता तो उसका अंत हो जाता। आदर्श 1 घंटे तक चट्टान के नीचे लेटा रहा, फिर ऊपर उठा। आदर्श को चट्टान की स्थिति याद आ गई। बैंगनी क्रिस्टल के दर्शन में वो रक्तमय यांग पुष्प अभी तक नहीं गया था। वो चौंक कर जमीन के नीचे छिप गया और संभावना थी कि अगले कुछ दिनों तक वो शुद्ध यांग क्यूई को एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई न दे। जब तक रक्त यांग फूल आसपास था, आदर्श को राहत मिली। आदर्श अब उस चट्टान पर नहीं गया, बल्कि वो विपरीत दिशा में चला गया और जड़ी बूटियों के पहाड़ से जल्दी निकलने से पहले कुछ जड़ी बूटियां तोड़ लीं। जब उन्होंने जड़ी बूटियां सौंपी तो मोहिनी और कंपनी भी वहां मौजूद थे। आदर्श को देखकर मोहिनी शर्माकर मुस्कुराई। उसका चेहरा लाल था, जाहिर है उस दिन आदर्श से पैसे उधार लेने की वजह से। मोहिनी अभी भी शर्मिंदा थी। हाय बहन मोहिनी, आदर्श ने अभिवादन किया। आज आदर्श की फसल केवल 100 ड्रैगन स्केल रून्स की थी। तौलने के बाद राय ने आदर्श की तरफ हल्के से आश्चर्य से देखा, लेकिन ये कोई खास बात नहीं थी। एक एक्सपर्ट को भी कभी कभी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। किसी दिन कम फसल होना सामान्य बात है, लेकिन इस दर से आदर्श के लिए निष्ठा का रिकॉर्ड तोड़ने का कोई मौका नहीं था। इस बारे में बहन राय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी किताब है जो आदिम जड़ी बूटियों का इंट्रोडक्शन देती है? जड़ी बूटियां सौंपने के बाद आदर्श ने कमजोरी से पूछा। दिव्य वन्य क्षेत्र वाली किताब मुख्य रूप से वैभव दिव्य नगर के नौसिखियों के पढ़ने के लिए थी। चूंकि दिव्य नगर के नौसिखियों के पास आदिम जड़ी बूटी से संपर्क करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए दिव्य निर्जन स्थान पुस्तक में केवल संक्षिप्त रिकॉर्ड थे, जिसका अर्थ था कि आदर्श को पता नहीं था कि उसने किस आदिम जड़ी बूटी का सामना किया था। स्वाभाविक रूप से यह आदर्श की आदिम जड़ी बूटी को पकड़ने की योजना में एक बड़ी बाधा थी। आदर्श का सवाल सुनकर राय अवाक रह गई। ये बच्चा अभी भी सपना देख रहा था। निष्ठा भी एक आदिम जड़ी बूटी नहीं चुन पाई। बड़े बड़े ऋषियों को भी इसके लिए बड़ी सावधानी से योजना बनानी पड़ी। थोड़ी किस्मत से उन्हें एक मिल ही गई। तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए यह कैसे संभव होगा? अगर आदर्श ने पिछले कुछ दिनों में अपनी गहरी अवलोकन क्षमता का सबूत न दिया होता तो राय ने गालियां दे दी होती, लेकिन फिर भी उसका लहजा अभी भी बहुत कठोर था। बच्चे, सिर्फ इसलिए कि तुम में जड़ी बूटियां चुनने का हुनर है और तुम्हारी आंखें थोड़ी बेहतर हैं, क्या तुम सोचते हो कि तुम कमाल हो? आदिम जड़ी बूटियां? आदिम जड़ी बूटियों की परवाह करने से पहले 7-8 साल और रुको। तुम सच में कुछ नहीं जानते। मैं बस पढ़ना चाहता हूं, आदर्श ने कहा। क्या पढ़ें? दिव्य वन्य क्षेत्र की सामग्री ही आपके पढ़ने के लिए पर्याप्त है। अगर आप सब कुछ समझ गए तो यह बहुत अच्छा होगा। राय अभी भी दुष्ट था। आदर्श ने अपनी नाक छुई और अवाक रह गया। वो राय से दोबारा नहीं पूछेगा। वो खुद को ही दोषी मान रहा था कि उसने ऐसा सवाल पूछा जो उसकी समझ से परे था। क्या उससे पूछना मुसीबत मोल लेने के बराबर नहीं था? छोटे भाई आदर्श, क्या आप आदिम जड़ी बूटियों से संबंधित पुस्तकें ढूंढना चाहते हैं? इसी समय मोहिनी की आवाज आदर्श के कान में पड़ी। हाँ, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? आदर्श को सुखद आश्चर्य हुआ। वैभव दिव्य नगर में एक पुस्तकालय है, क्या तुम्हें पता नहीं? पुस्तकालय में विविध प्रकार की इंफॉर्मेशन और साधना टेक्निक की नियमावली आदि मौजूद है। पुस्तकालय में कई क्षेत्र हैं। सबसे सीमित क्षेत्र में साधना टेक्निक है जो इसे बहुत मूल्यवान बनाती है। अगर आप आदिम जड़ी बूटियों के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो ये मध्य श्रेणी के क्षेत्रों में होनी चाहिए। इसे उधार लेने के लिए आपको बस थोड़ी सी ड्रैगन स्केल रून्स की कीमत चुकानी होगी।
हाँ, मैं समझ गया। शुक्रिया बहन मोहिनी। आदर्श खुश हुआ। लाइब्रेरी उसे सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर उसे दूसरों से बात करनी पड़ती तो थोड़ी इनकन्वीनियंस होती। छोटे भाई आदर्श, ये मत सोचो कि मैं जिद कर रहा हूं। तुम आदिम जड़ी बूटियों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम आदिम जड़ी बूटियों पर नजर तो नहीं रख सकते, है ना? आदिम जड़ी बूटियों के संपर्क में आना आसान नहीं होता। मोहिनी को डर था कि आदर्श को इन खतरों का अंदाजा नहीं है और वो आदिम जड़ी बूटियों को तुच्छ समझ रहा है। इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आदर्श रोमांचित हो सकता है और आदिम जड़ी बूटियों की तलाश में दौड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बस समय की बर्बादी होगी। कई लोगों के लिए 12 या 13 साल की उम्र में ही उन्हें दुनिया का केंद्र मान लिया जाता था, खासकर वे जिन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। वे खुद को आंक नहीं पाते थे और खुद को दूसरों से अलग समझते थे और महान कार्य करने के प्रति कॉन्फिडेंट थे। लेकिन हकीकत बहुत कठोर थी। जिन लोगों के मन में ऐसे विचार आते थे वे बुरी तरह फेल होते थे। चिंता मत करो, मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे बस इंटरेस्ट है और मैं और जानना चाहता हूं। आदर्श जानता था कि मोहिनी का इरादा अच्छा था। उस बदजुबान राय महिला ने भी शायद दयावश ऐसा किया होगा। पुस्तकालय वैभव दिव्य नगर के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। केंद्रीय दिव्य मीनार या वाइल्डरनेस दिव्य हॉल की तुलना में यह पुस्तकालय कहीं अधिक सादा था। वहां पहुंचकर आदर्श ने काले पत्थरों से बनी एक के बाद एक इमारतें देखीं। हर काली छत 7 मंजिला थी। ये रही। काली छतों में आप जितने पीछे जाएंगे किताबें उतनी ही कीमती होती जाएंगी। उनमें से कुछ में तो प्रवेश करने के लिए सम्मान बिंदुओं की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये सभी साधना टेक्निक की नियमावलियां हैं। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा ड्रैगन स्केल रूनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहिनी आदर्श को प्रवेश द्वार तक ले आई। लाइब्रेरियन से पूछने के बाद आदर्श तीसरी काली छत पर चला गया। काली छत के अंदर पुरानी किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं। अलमारियों पर तरह तरह की पुरानी किताबें रखी थीं। कुछ कागज, जानवरों की खाल या धातु के पन्ने से बनी थीं। प्राचीन पुस्तकों के अलावा वहां विभिन्न प्रकार के जेड स्क्रॉल और नियमित स्क्रॉल भी थे। हथेली के आकार के एक जेड स्क्रॉल में अद्भुत इन्फॉर्मेशन दर्ज थी। जल्द ही आदर्श को वो पुस्तक मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। दिव्य वन्य भूमि संकलन। ये पुस्तक दिव्य वन्य भूमि के सभी खजानों से परिचय कराने के लिए डेडिकेट थी। किताब ईंट जितनी मोटी थी। हर पन्ना दिव्य वन्य क्षेत्र वाली किताब जैसा था। उसके भीतर अपनी एक अलग दुनिया थी और उसे पढ़ने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत थी। उसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन थी। प्रत्येक पृष्ठ पर अलग अलग खजानों का इंट्रोडक्शन दिया गया। आदर्श ने विषय सूची पर नजर डाली। दिव्य वन्य संग्रह में वे चीजें शामिल हो सकती थीं जिनमें मानव ऋषियों या शीर्ष मानव प्रभुओं की रुचि हो। उजाड़ जानवर सभी राजा श्रेणी या उससे ऊपर के या आदिम प्रजाति के जानवर थे। दर्ज की गई सबसे खराब प्रकार की जड़ी बूटियां स्वर्ग श्रेणी या आदिम जड़ी बूटियां थीं। जैसे ही आदर्श ने इसे देखा, उसने वैभव दिव्य शहर के संस्थापक नगर स्वामी चिमेरा को भी मार डाला। ओह, चिमेरा! आदर्श रुका। चिमेरा आदिम प्रजातियों में सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने जो आदिम जड़ी बूटी पाई उसमें ऊर्जा चिमेरा जितनी ही शुद्ध थी, लेकिन मात्रा बहुत कम थी। चिमेरा में पहाड़ों को हटाने और समुद्र को हिला देने की क्षमता थी। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना किसी जड़ी बूटी से की जा सकती थी। आदर्श ब्राउज करता रहा और उसने दर्ज की गई प्रत्येक दिव्य जड़ी बूटी को ध्यान से देखा। आधी रात से लेकर देर रात तक वो खोजबीन करता रहा। 100 से ज्यादा दिव्य जड़ी बूटियों की तुलना करने के बाद उसे धीरे धीरे पता चला कि उसे कौन सी आदिम जड़ी बूटी मिली थी। हेवन पर्पल यांग जिनसेंग। ये यही होना चाहिए। वैभव दिव्य नगरी जड़ी बूटी पर्वत पर रहते हुए आदर्श ने अपनी ऊर्जा विजन से हेवन पर्पल यांग जिनसेंग का आकार देखा था। ये छड़ जैसा था और लगभग 1 फुट लंबा, कलाई जितनी मोटाई का था। यह दिव्य वन्य मानव संकलन में दिए गए डिस्क्रिप्शन से बहुत मिलता जुलता था। इसके अलावा हेवन पर्पल यांग जिनसेंग स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को कंट्रोल करके भ्रम पैदा कर सकता है। जो लोग हेवन पर्पल यांग जिनसेंग चुनना चाहते हैं वे भ्रम में पड़ जाएंगे और वे भ्रम और वास्तविकता के बीच डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हेवन पर्पल यांग जिनसेंग एक यांग इकाई थी। उसे अपनी वृद्धि में सहायता के लिए यांग क्यूई युक्त चीजें खाना पसंद था। इसका मतलब यह था कि रक्त यांग फूल संभवतः हेवन पर्पल यांग जिनसेंग द्वारा पाला गया भोजन था। सारी इन्फॉर्मेशन पर कंसीडर करने के बाद आदर्श ने पुष्टि की कि रहस्यमय जड़ी बूटी संभवतः हेवन पर्पल यांग जिनसेंग थी। दिव्य जंगल संकलन में हेवन पर्पल यांग जिनसेंग की आदतों, कमजोरियों, औषध विज्ञान और क्षमताओं के स्पष्ट रिकॉर्ड थे। हेवन पर्पल यांग जिनसेंग एक पृथ्वी तत्वीय दिव्य जड़ी बूटी थी। ये सुरंग बनाने में माहिर थी। ये जमीन में तुरंत प्रवेश कर सकती थी और अविश्वसनीय गति से सुरंगें बना सकती थी। लेकिन हेवन पर्पल यांग जिनसेंग के भी अपने डर थे। उसे बिजली और आग से डर लगता था। बिजली हेवन पर्पल यांग जिनसेंग को क्षण भर के लिए पंगु बना सकती थी और आग उसे जला सकती थी। गरज और आग। आदर्श सोच में डूबा हुआ था।
हेवन पर्पल यांग जिनसेंग को पाने के लिए उसे उसकी कमजोरियों पर अटैक करना था। लेकिन हेवन पर्पल यांग जिनसेंग की गति बहुत तेज थी। आदर्श के लिए उसके करीब पहुंचना मुश्किल होगा। आदर्श की गति भले ही तेज हो, लेकिन ये उसके अपने ही स्तर के योद्धाओं से कंपैरिजन करने पर था। लेकिन अगर उसे हेवन पर्पल यांग जिनसेंग से मुकाबला करना होता तो वो निश्चित रूप से धीमा होता। यदि वो हाथ में कृपाण लेकर अटैक करता तो हेवन पर्पल यांग जिनसेंग स्थिति को भांप लेता और भाग जाता। रफ्तार, गति की सीमा तक कैसे पहुंचे? आदर्श को शुरू में एक कठिन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। रातों रात उसकी गति में इंप्रूवमेंट करना संभव नहीं था। उसकी गति प्रणाली को हेवन पर्पल यांग जिनसेंग के बराबर तक ट्रेंड करना संभव नहीं था। फिर वो क्या करे? गहरी सोच में डूबे आदर्श के मन में अचानक एक आइडिया आया। उसकी गति भले ही हेवन पर्पल यांग जिनसेंग से कमजोर हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते उसका हमला उसके बराबर रहे। हालांकि यह भी कठिन होगा। एक योद्धा के लिए उसकी अटैक स्पीड निश्चित रूप से उसके शरीर की गति से अधिक होगी। कुछ बड़े आकार के आदिम विशालकाय जीव धीमी गति से चलते थे, लेकिन उनकी अटैक स्पीड भयानक थी। यही कारण था कि लोग उनसे डरते थे। उसकी अटैक स्पीड में इंप्रूवमेंट करना उसके शरीर की गति में इंप्रूवमेंट करने से अधिक आसान होगा। लेकिन आदर्श ने अपना सबसे अच्छा हमला सोचा, और वो था तीरों से। आदर्श के लिए हेवन पर्पल यांग जिनसेंग के पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि वो हेवन पर्पल यांग जिनसेंग के सबसे नजदीक 30 मीटर की दूरी पर पहुंच सकता था। अगर वो उससे ज्यादा करीब पहुंचता तो हेवन पर्पल यांग जिनसेंग उससे सावधान हो जाता। 30 मीटर की दूरी पर जोर से आगे बढ़ना काफी नहीं था, लेकिन अगर वो तीर चलाता तो उसकी गति और भी तेज हो जाती। यद्यपि हेवन पर्पल यांग जिनसेंग को निशाना बनाकर मारना कठिन था, फिर भी उम्मीद हमेशा बनी रहती थी। पवन पीछा करने वाले तीरों के साथ गगन धनुष का प्रयोग यह आदर्श का सबसे चरम हमला था। गगन धनुष। अंततः उस धनुष का उपयोग करने का समय आ गया है। जनरल निर्भय ने पहले कहा था कि गगन धनुष एक एकांत प्रिय परिवार द्वारा बनाया गया था। झांग परिवार द्वारा बनाया गया एक खजाना धनुष। एकांत प्रिय पारिवारिक कबीला होने का क्या मतलब होता है? आदर्श को पहले इसका अंदाजा नहीं था। वो तो बस यही समझता था कि ये एक बड़ा पारिवारिक कबीला है, और ये कितना बड़ा होता है उसे इसकी समझ थोड़ी अस्पष्ट थी। लेकिन अब टकला प्रशिक्षक के इंट्रोडक्शन के बाद आदर्श को पता चल गया था कि एकांत प्रिय पारिवारिक कुल का एक लंबा इतिहास होता है। ये तो सुपर फैमिली भी थे जो वैभव दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट के साथ जमीनों पर विजय प्राप्त करने गए थे। वैभव दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार के साथ उनका एक जटिल रिश्ता था, और उनकी विरासत वैभव दिव्य शाही परिवार से कमजोर नहीं हो सकती थी। वो व्यक्ति जिसका उपनाम निनाद था, जिसने बैंगनी टंगस्टन की दीवार पर 7 बार वार किया था, एक एकांत प्रिय परिवार से था। ऐसे परिवार द्वारा बनाया गया धनुष स्पष्टतः असाधारण था। कृपाण और गगन धनुष प्राप्त करने के बाद उसने मुख्य रूप से कृपाण का ही प्रयोग किया था। आखिरकार हाथापाई के हथियारों का इस्तेमाल दूसरे योद्धाओं के साथ लड़ाई में किया जाता था। धनुष का इस्तेमाल मुख्य रूप से एक सैन्य हथियार के रूप में किया जाता था। इन दिनों आदर्श ने कई बार गगन धनुष का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हालांकि उसके पास उत्कृष्ट तीरंदाजी कौशल नहीं था, फिर भी उसके जैसे योद्धा के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक ऊर्जा हो, दृष्टि हो या उसकी मांसपेशियों पर कंट्रोल हो, ये सब आम लोगों से बढ़कर था। सैकड़ों फीट दूर टारगेट पर निशाना लगाना आसान था। इसके अलावा आदर्श हेवन पर्पल यांग जिनसेंग से केवल 30 मीटर की दूरी पर रहने वाला था। 30 मीटर की दूरी पर आदर्श पवन पीछा तीर से विलो के पत्ते पर सटीक निशाना लगा सकता था। मैं धनुष का इस्तेमाल करूंगा। आदर्श की आंखें चमक उठीं। एक आदिम जड़ी बूटी को पकड़ने के ख्याल से ही उसका खून खौल उठा। वैभव दिव्य शहर में अभ्यास के लिए एक तीरंदाजी रेंज थी। जब आदर्श रेंज पर आया तो उसे वहां कुछ लोग मिले। ये रेंज आयताकार थी। ये 300 मीटर चौड़ी और 3000 मीटर लंबी थी। लंबे किनारे के एक छोर पर तीरंदाज थे और दूसरे छोर पर निशाने। ये निशाने बैंगनी टंगस्टन से बने थे, जिसकी सामग्री उस बैंगनी टंगस्टन की दीवार से मिलती जुलती थी जिसका सामना आदर्श ने पहले किया था। बैंगनी टंगस्टन ने आदर्श पर गहरी छाप छोड़ी। ये एक बहुत ही कठोर पदार्थ था। वैभव दिव्य शहर की सीमा में टारगेट्स की पंक्तियां थीं, और यहां तक कि सबसे पतले टारगेट भी आधा फुट मोटे थे। सबसे मोटे टारगेट 6 फुट मोटे थे, लगभग कृपाण के ब्लेड के बराबर लंबे। सबसे मोटा टारगेट उस बैंगनी टंगस्टन दीवार से भी अधिक हास्यास्पद था, जिसे आदर्श ने पहले प्राइमल एरो से भेदने की कोशिश की थी। ये टारगेट मोटे काले लोहे के फ्रेमों से जमीन पर सुरक्षित किए गए थे, जो चौंकाने वाले थे। जब आदर्श ने वास्तव में टारगेट को देखा तो उसने ठंडी सांस ली। निशाने के केंद्र में कई तीर थे। हर तीर पूरी तरह से अंदर तक घुस गया था, और तीर के केवल कुछ हिस्से बचे थे, मानो पूरी तरह से धसी हुई कील हो। ये तीर उस रेंज के मानक तीर थे। इन्हें खास तौर पर लंबे धनुषों के साथ इस्तेमाल किया जाता था, और ये 4 फुट 2 इंच लंबे होते थे। बैंगनी टंगस्टन की दीवार में 4 फुट 2 इंच का तीर पूरी तरह से डालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी?
इसके अलावा आदर्श ने देखा कि कुछ तीर टारगेट को पूरी तरह से भेद चुके थे तथा दूसरे सिरे पर एक तीर का शीर्ष दिखाई दे रहा था। आदर्श डर गया। लगभग 10 दिन पहले उसने बैंगनी टंगस्टन की दीवार पर प्राइमल एरो से अटैक किया था और वो उसमें सिर्फ 1 फुट लंबा छेद ही कर पाया था। तीर स्थिर रूप से अंदर तक नहीं घुसा था। लेकिन जिन लोगों ने ये तीर चलाए थे वे हल्के तीरों का प्रयोग कर रहे थे और फिर भी वे इतनी गहराई तक भेदने में सक्षम थे। वे सचमुच शक्तिशाली थे। आदर्श को पश्चाताप हुआ। भाई, वो कौन था जिसने टारगेट को भेद दिया? आदर्श ने अपने पास खड़े एक साधक से पूछा। ओह, वे तीर, वे अर्जुन द्वारा चलाए गए थे, जो स्वर्ग रैंकिंग में 3रे स्थान पर है। स्वर्ग रैंकिंग में 3रे स्थान पर? अर्जुन। आदर्श को नाम याद आ गया। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य की सूची में शामिल सभी शीर्ष लोगों के नाम याद कर लिए थे। दिव्य वन में उजाड़ भूमि का एक विशाल एक्सपेंशन था। शक्तिशाली उजाड़ जानवर उस उजाड़ भूमि में छिपे रहते थे। वहां कई कुलीन उजाड़ जानवर, जानवर जनरलों या यहां तक कि जानवर राजा उजाड़ जानवर थे। आदिम प्रजातियों का तो जिक्र ही न करें, जो दिव्य वन में गहरे स्थित थी। वैभव दिव्य नगर के सबसे शक्तिशाली साधक युद्ध साथी या गढ़ने जैसे छोटे मोटे काम नहीं करते थे। उनके पास ड्रैगन स्केल ऋण अर्जित करने के 2 तरीके थे। पहला था दूसरों के साथ ट्रेड करना या लड़ाई के मैच में गैम्बल करना। ये साधक विशेष रूप से उजाड़ स्वर्ग के स्वामी, लोहार गुरु या कुशल केमिस्ट थे। वे सामग्री खरीद सकते थे और फिर ड्रैगन स्केल रूनों के बदले अवशेष, अमृत या अद्भुत हथियार बना सकते थे। और जिनके पास ये कौशल नहीं थे और जो केवल लड़ना जानते थे, उनकी मुख्य ड्रैगन स्केल रून्स आय उजाड़ जानवरों का शिकार करने से आती थी। किसी उजाड़ जानवर को मारने के बाद वे उजाड़ जानवर की हड्डियों, मांस और सभी प्रकार के टेंडन और सींगों को वैभव दिव्य शहर में बदल सकते थे और वैभव दिव्य शहर ड्रैगन स्केल रून्स में एक तुलनीय मुआवजा देगा। साथ ही साधकों ने कितने और किस प्रकार के उजाड़ जानवरों को मारा है, इसके आधार पर उनकी रैंकिंग बनाई जाएगी और वो स्वर्ग सम्मान सूची थी। वैभव दिव्य नगर में 3 रैंकिंग थी। मानव रोल, जो एक साधक द्वारा खर्च और अर्जित ड्रैगन स्केल रूनों की कुल मात्रा के आधार पर रैंक किया जाता था। पृथ्वी रोल, जो अखाड़े की रैंकिंग पर आधारित था। लेकिन जिस तरह से स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य का क्रम था, उसका मतलब था कि स्वर्ग रोल यानी उजाड़ जानवरों का शिकार बाकी 2 से ऊपर रैंक किया गया था। ड्रैगन स्केल रून्स रैंकिंग धन का प्रतीक थी। हालांकि रिसोर्सेज से समृद्ध होना एक योद्धा की साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वैभव दिव्य साम्राज्य के कई योद्धाओं के पास उनके पारिवारिक कुल या संप्रदाय थे जो उनका समर्थन करते थे। जब तक उनके पास पर्याप्त प्रतिभा थी, उन्हें रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाते थे। स्वयं रिसोर्सेज अर्जित करना आमतौर पर ऋषि लोक में प्रवेश करने के बाद होता था। परिणाम स्वरूप ड्रैगन स्केल रून्स रैंकिंग, जो योद्धा के धन का प्रतीक था, को 3रे स्थान पर लिस्ट किया गया। जहां तक अखाड़े की रैंकिंग का सवाल है, वो दूसरे योद्धाओं के साथ युद्धों से संबंधित थी। लेकिन वैभव दिव्य साम्राज्य का मानना था कि मनुष्यों के लिए मुख्य खतरा उजाड़ जानवरों से है। उन बेसहारा जानवरों ने जंगल के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था। लेकिन कोइंसिडेंटली उस जंगल में अनगिनत खजाने थे जो लोगों के मिलने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए ईश्वरीय साम्राज्य ने योद्धाओं के बीच हत्या को प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि इसने उजाड़ जानवरों की हत्या को प्रोत्साहित किया। इसलिए स्वर्ग रैंकिंग उजाड़ जानवर शिकार को दी गई थी और इसी पुरस्कार उच्च थे। हा, तुम यहां नए होगे। मैंने देखा तुम्हारी पीठ पर एक धनुष है। ओह, ये एक अच्छा धनुष भी है। इसे झांग परिवार ने बनाया है। आदर्श ने यूं ही एक योद्धा से बात की थी, लेकिन उस व्यक्ति की समझ बहुत अच्छी थी और वो एक नज़र में आदर्श के धनुष की गुणवत्ता बता सकता था। अच्छी तरह अभ्यास करो। अगर तुम धनुष बाण का अच्छा अभ्यास करोगे तो स्वर्ग की रैंकिंग में तुम्हें बहुत फायदा होगा। सीनियर अर्जुन के तीरंदाजी कौशल लाजवाब है। मैंने अपनी आंखों से अर्जुन को एक बख्तरबंद गैंडे को चीरने के लिए अंगूठे के बराबर मोटे तीर का इस्तेमाल करते देखा है। वो किसान लगभग 15 साल का था। जिस उत्साह से उसने उस दृश्य का वर्णन किया, उससे लगता था कि वो सारा वैभव उसी का था। इससे आदर्श को भी भावनाओं का उफान महसूस हुआ। एक बख्तरबंद गैंडा अपनी रक्षा के लिए वीरान जानवरों के बीच मशहूर था। ली शियाओ ने एक ही तीर से उसे न सिर्फ मार डाला, बल्कि चीर भी दिया। उनकी तीरंदाजी की कुशलता भयानक थी। एक योद्धा का तीर चलाना कितना सटीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। एक योद्धा की दृष्टि और मानसिक कौशल के साथ तीर चलाना उतना मुश्किल नहीं था। सबसे कठिन काम था धनुष और बाण में युआन क्यूई और शक्ति का सर्कुलेट करना। वास्तव में भयानक तीरंदाजों ने 100 कदम की दूरी से एक विलो के पत्ते को तीर से नहीं छेदा, बल्कि 100 कदम की दूरी से एक छोटी पहाड़ी को तोड़ दिया। दरअसल जो लोग धनुष चलाने में माहिर थे, वे आमतौर पर बहुत ताकतवर योद्धा होते थे। उनके मुख्य हथियार धनुष नहीं, बल्कि तलवार, कृपाण या भाला वगैरह होते थे। धनुष तो बस उनके हथियारों में से एक था। उनके हाथापाई के हमले भी उतने ही शक्तिशाली थे और उनके शरीर में भयानक ताकत थी। आदर्श को पता था कि अर्जुन भी पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 10 में था। प्राचीन मिथकों में सूर्य पर निशाना लगाने की कथा प्रचलित थी
और वैभव दिव्य साम्राज्य के आधारशिला धनुष का नाम स्टार शूटिंग बो था। जब किसी की तीरंदाजी एक खास दिव्य स्तर तक पहुंच जाती थी तो वो तारों और सूरज को भी गिरा सकता था। हालांकि इसमें कुछ अतिशयोक्ति भी थी, लेकिन इससे धनुष बाण की शक्ति का भी पता चलता था। वर्तमान आदर्श के लिए धनुष बाण उसके लिए उजाड़ जानवरों के खिलाफ एक बड़ा फायदा था। धनुष बाण की शिकार करने की गति स्वाभाविक रूप से ऐसी थी जिसका मुकाबला हाथापाई के हथियार नहीं कर सकते थे। अर्जुन का तीर देखकर आदर्श और क्या कह सकता था। अभ्यास। 1 वर्ष से भी कम समय में आदर्श अपने धनुष और कृपाण का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी रैंकिंग में स्थान प्राप्त करना चाहता था। 1 साल में शीर्ष 1000 में शामिल होने का मतलब था कि वो मानव शिखरों में से एक था और दिव्य साम्राज्य के विभिन्न गुटों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। लेकिन आदर्श का टारगेट इससे कहीं बढ़कर था। वैभव हर्ब पर्वत अंतहीन रूप से फैला हुआ था। इसमें अनगिनत अजूबे थे और अनगिनत खजाने खोजे जाने की प्रतीक्षा में थे। इस समय सूर्य आकाश में डूबा हुआ था। एक युवक लिनेन पहने चीते की तरह फुर्तीला पहाड़ पर से गुजर रहा था। उसने कंधे पर एक काला लंबा धनुष और पीठ पर तीरों का एक तरकश लटका रखा था। तरकश लगभग एक वयस्क की कमर के आकार का था और उसमें चमकते तीरों का एक गुच्छा था। हालांकि उसके पास बहुत सारा सामान था, फिर भी वो युवक के आगे बढ़ने में बाधा नहीं बन पाया। खड़ी पहाड़ियां और घने पत्ते युवक के आगे शक्तिहीन थे। पेंग पेंग। युवक के कदम भारी थे। जमीन पर पड़ा हर पैर मानो 10,000 पाउंड के हथौड़े से जमीन पर पटक रहा हो। यदि वो किसी चट्टान पर उतरता तो चट्टान फट जाती। यदि वो किसी पेड़ के तने पर गिरता तो तना कुचल जाता। अचानक युवक ने एक लंबी नुकीली कृपाण निकाली। तलवार के एक झटके से 3 घने पेड़ ऐसे कट गए मानो घास हो। कटाव साफ था, मानो रेगमाल से घिसकर बनाया गया हो। युवक ने एक पेड़ का तना उठाया और दोनों पैर जमीन पर रखकर पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दिया। वाह! एक तीखी चीख के साथ मोटा पेड़ का तना उल्का की तरह सीधे आकाश में उड़ गया। युवाओं ने शेष पेड़ों के लिए भी व्यवस्थित तरीके से यही काम किया। फुश फुश। तीनों पेड़ आकाश में उड़ गए। आदर्श ने छलांग लगाई और हाथ में गगन धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। पेंग पेंग पेंग। धनुष की डोरी, जो एक विशालकाय अजगर की पसलियों से बनी थी, 3 बार हिली। आदर्श ने लगातार 3 तीर छोड़े थे। तीनों तीरों से तुरंत एक धमाकेदार ध्वनि निकली। तीरों से हवा में लहरें उठती दिखाई देने लगीं, जिससे उनके चारों ओर एक धुंसी छा गई। इन धनुषों ने ध्वनि अवरोध को तोड़कर ध्वनि धमाका पैदा किया। आदर्श का शरीर ध्वनि की गति तक नहीं पहुंचा था, लेकिन सुपरसोनिक तीर चलाना आसान था। तीनों बाण 3 वृक्षों का पीछा करने लगे। पेंग पेंग पेंग। लगातार 3 जोरदार तालियां। दूर आसमान में उड़े पेड़ों के तने 3 बाणों से भेदकर फट गए और अनगिनत लकड़ियां और पत्ते उड़ गए। आदर्श ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली। आदर्श 10 दिनों से अपने धनुष का अभ्यास कर रहा था। 10 दिनों में आदर्श ने अनगिनत बार धनुष खींचा, जिससे उसकी उंगलियां कटकर खून से लथपथ हो गईं। और आज यद्यपि आदर्श की तीरंदाजी कौशल वरिष्ठ साधकों के लिए अतुलनीय थी, फिर भी बहुत कम नौसिखिए थे जो उससे कम्पिटीट कर सकते थे। अगले 4 से 5 दिनों में जब मैं अपनी अंतिम तैयारियां कर लूंगा, तब उस आदिम जड़ी बूटी को पकड़ने का समय आ जाएगा। आदर्श ने हेवन पर्पल यांग जिनसेंग को पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसे बस यही एक मौका मिला था। अगले दिन शाम को जड़ी बूटी चुनने वाले कार्यालय में, बहन राय, ये आज मेरी फसल है। आदर्श ने आज्ञाकारी रूप से अपनी जड़ी बूटियों की टोकरी पत्थर की अलमारी पर रख दी। राय ने आलस से नजरें घुमाईं। उसने रोशनी वाली टोकरी से जड़ी बूटियां उठाईं और आदर्श की फसल का अंदाजा लगाया। राय ने हल्के से गुर्राहट की। ये कम होता जा रहा है। बेकार। जड़ी बूटियों की टोकरी में जड़ी बूटियों की मात्रा निश्चित रूप से 80 ड्रैगन स्केल रूनों से अधिक नहीं थी। शुरुआत में आदर्श लगभग 200 ड्रैगन स्केल रूनों के बराबर जड़ी बूटियां देता था। एक नौसिखिए का इतनी सारी जड़ी बूटियां देना राय को हैरान कर गया। हालांकि इस स्तर की तुलना निष्ठा से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वो ज्यादा बुरा भी नहीं था। अगले 2 महीनों में 15,000 ड्रैगन स्केल रून्स की आय प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। ये परिणाम उसकी गहरी अवलोकन क्षमता और समझदारी का प्रमाण होगा। नतीजतन दिव्य नगरी किसी न किसी रूप में इनाम जरूर देगी। लेकिन राय ने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 दिनों में आदर्श द्वारा दी गई राशि आधी होकर लगभग 100 ड्रैगन स्केल रूनों तक रह गई थी। लेकिन पिछले 3 दिनों में स्थिति और भी बदतर हो गई और ये प्रतिदिन केवल 70-80 रह गई। इतने सालों में राय जड़ी बूटी चुनने के कार्यालय की प्रभारी रही थी। उन्होंने कई ऐसे साधकों को देखा था जिनकी इंद्रियां तेज होती थीं। आमतौर पर वे समय के साथ ज्यादा जड़ी बूटियां जमा करते थे और वे आदर्श जैसे कभी नहीं थे जो समय के साथ कम जड़ी बूटियां जमा करते थे। अगर आदर्श शुरुआत में भाग्यशाली था और बाद में धीरे धीरे बदकिस्मत होता गया तो इसका कोई मतलब नहीं था। किस्मत का सारा ध्यान शुरुआती कुछ दिनों में ही केंद्रित होना नामुमकिन था। एकमात्र संभावना ये थी कि आदर्श कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था।
ये सोचकर राय उदास हो गई। अगर आप में प्रतिभा की कमी थी तो कोई बात नहीं। आखिरकार आपकी प्रतिभा आपको आपके माता पिता ने दी थी और उस प्रतिभा को निखार कर बदलना मुश्किल था। जिनमें प्रतिभा की कमी थी वे औसत दर्जे के ही बने रहे, क्योंकि चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें वे किसी भी तरह से अद्वितीय नायक नहीं बन सकते थे। जिन लोगों में प्रतिभा थी और जो अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर देते थे उन्हें राय का कूड़ा कचरा समझा जाता था। इसके अलावा वे वैभव दिव्य साम्राज्य में थे, वैभव दिव्य साम्राज्य के संसाधनों का दोहन कर रहे थे, फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की। इस दुनिया में अनगिनत लोग थे जो मजबूत बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास अवसर नहीं था। इस अवसर का लाभ न उठाना और संसाधनों को बर्बाद करना एक अक्षम्य कृत्य था। वैभव दिव्य साम्राज्य के संसाधन उन लोगों को प्रदान किए जाते थे जो बेसहारा जानवरों का शिकार करते थे, उन वीरों को जो देश की रक्षा करते थे। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर पैसा लुटाया जाए, बल्कि इससे कोई व्यक्ति कुलीन पद प्राप्त करके एक समृद्ध जीवन जी सकता था। 82 ड्रैगन स्केल रून्स। तुम सचमुच दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हो। अगर तुम पतन में डूबे रहना चाहते हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम दिव्य वन्य शिविरों में सुस्ती चाहते हो तो मेरी सलाह है कि तुम जल्दी भाग जाओ। राय ने बिना किसी दोस्ताना व्यवहार के सीधे आदर्श के मुंह पर डांटा। उसने आदर्श का पहचान चिन्ह फेंका जो लगभग आदर्श के मुंह पर ही लग गया। आदर्श ने अपना टोकन पकड़ लिया और अवाक रह गया। वो शुरू में राय से वज्र अग्नि वस्तुओं के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसका रवैया देखकर वो चुप रह सका। तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? राय ने झल्लाकर पूछा जब उसने देखा कि आदर्श अभी भी वहां खड़ा है। कुछ नहीं, आदर्श ने असहाय होकर कहा। मोहिनी और कंपनी आदर्श के पीछे थे। मोहिनी भी उत्सुक थी कि आदर्श की फसल अब इतनी कम क्यों है। छोटे भाई आदर्श, अब तुम कम जड़ी बूटियां क्यों चुन रहे हो? कुछ खास नहीं, शायद मैं बदकिस्मत हो रहा हूं, और हाँ, मैं हाल ही में थोड़ा थका हुआ भी रहा हूं। आदर्श ने कंधे उचकाकर बात को टाल दिया। स्वाभाविक रूप से वो एक आदिम जड़ी बूटी को पकड़ने की अपनी तैयारियों का जिक्र नहीं करना चाहता था। बहन मोहिनी, मुझे कुछ शक्तिशाली वज्र अग्नि मंत्र चाहिए। क्या आप जानती हैं कि मुझे ये कहाँ मिल सकते हैं? वज्र अग्नि मंत्र? मोहिनी रुकी। उसे नहीं पता था कि आदर्श ऐसा क्यों चाहता था। ठीक है, जब तक मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना अच्छा होगा। कुछ सोचने के बाद मोहिनी ने कहा, वैभव दिव्य साम्राज्य में कुछ ऐसे जिले हैं जहां विशेष रूप से ताबीज बेचे जाते हैं। ये ताबीज वैभव दिव्य साम्राज्य के स्वामी बनाते हैं। जब योद्धा बेसहारा जानवरों का शिकार करते हैं तो वे इन ताबीजों को तैनात कर सकते हैं और मुसीबत में ताबीज में छिपी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, तो ऐसी चीजें होती हैं। आदर्श की आंखें चमक उठीं। वे उसकी जरूरतें पूरी करती थीं। दिव्य वन बहुत खतरनाक है। कुछ उजाड़ जानवरों से साधक निपट नहीं सकते। बिना सुरक्षा मंत्र के ज्यादा मौतें और चोटें होंगी। लेकिन दिव्य नगरी हमें मंत्रों पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, इसलिए ये मंत्र बहुत महंगे बिकते हैं। ज्यादा शक्तिशाली मंत्र 1000 या 2000 ड्रैगन स्केल रूनों तक में बिक सकते हैं। एक नौसिखिए को सिर्फ 1000 ड्रैगन स्केल रून कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। यहां तक कि ज्यादा वरिष्ठ साधकों को भी इतनी राशि कमाने के लिए कुछ दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इस तरह के आकर्षण का प्रयोग करना पिछले कुछ दिनों के काम को बर्बाद करने के बराबर था। मैं समझ गया, मुझे वहां ले चलो। ये ताबीज वैभव दिव्य साम्राज्य के एक सम्मेलन में बेचे गए। सभा के बीचों बीच एक विशाल मंडप था। मंडप के भीतर एक शिवालय था जिसके शिखर पर एक ज्योति चमक रही थी। ये शिवालय 9 मंजिला था। बड़े दरवाजे पर 3 बड़े शब्द लिखे थे, 10,000 शिवालय। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके शिवालय से संपर्क करो, फिर तुम कैटलॉग ब्राउज कर पाओगे। ड्रैगन स्केल रून्स के लिए भुगतान करने के बाद तुम्हें वो मिल जाएगा। मोहिनी ने किनारे से समझाया। जब से आदर्श ने उसकी मदद की है, वो आदर्श की मदद के लिए तैयार रहती है। जब भी आदर्श की कोई जरूरत होती वो उसे वहां ले जाती और नियमों का विस्तार से परिचय कराती और उसका ध्यान आकर्षित करती। आदर्श ने अपनी आंखें बंद की और तुरंत उसके दिमाग में एक विशाल दीवार उभर आई। दीवार तरह तरह की छोटी छोटी चीजों से ढकी हुई थी। वे सिर्फ ताबीज नहीं थे, बल्कि उनमें अमृत, उजाड़ अस्थि अवशेष, सरणी डिस्क आदि शामिल थे। वहां एक चमकदार प्रदर्शनी थी जिसने उसकी आंखों को तृप्त कर दिया। आदर्श को एहसास हुआ कि सिर्फ इस दीवार पर ही 10,000 से अधिक वस्तुएं थीं और इस दीवार से एक और दीवार जुड़ी हुई थी। बस एक नजर डालने पर ही कुछ दर्जन से ज्यादा दीवारें दिखाई देने लगी। बहुत सारे हैं, आदर्श कहने से खुद को रोक नहीं सका। जाहिर है बहुत कुछ है। ये 10,000 पैगोडा वैभव दिव्य साम्राज्य का व्यापारिक केंद्र है। यहाँ सिर्फ गुरुओं के उत्पाद ही नहीं बल्कि अन्य साधकों के उत्पाद भी हैं। ऐसे कई साधक हैं जिनका मुख्य व्यवसाय युद्ध नहीं बल्कि ताबीज, अमृत बनाना या वीरान स्वर्ग के गुरु बनना आदि है। फिर उनके उत्पाद इस 10,000 पैगोडा में बेचने के लिए लाए जाएंगे, जिससे ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ साधकों द्वारा मारे गए उजाड़ जानवरों के कुछ दुर्लभ अंग भी हो सकते हैं।
चूंकि दिव्य नगरी द्वारा दी गई मानक कीमत योद्धाओं को संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वे इसे 10,000 पैगोडा पर बेचने का विकल्प चुन सकते हैं। जब कोई उजाड़ स्वर्ग गुरु या कीमियागर इसे देखेगा तो वे इसे खरीद सकते हैं। यहाँ हर कोई 10,000 पैगोडा में चीजें डालता है, इसलिए यहाँ 10 लाख तक के खजाने हो सकते हैं। मैं समझ गया। मोहिनी की व्याख्या सुनकर आदर्श को राहत महसूस हुई। इतनी बड़ी सरणी के साथ व्यापार करना वाकई बहुत आसान था। आदर्श ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके खोजबीन की। जल्द ही उसे रंग बिरंगे ताबीजों से भरी एक दीवार मिली। उन पर तरह तरह की अजीबोगरीब आकृतियां और ऋण अंकित थे। इनमें से कुछ ताबीज उजाड़ जानवरों की खाल से बने थे, जबकि कुछ पीले कागज से। इनकी कीमत में भी काफी अंतर था। कुछ सस्ते रूनों की कीमत 1 दर्जन ड्रैगन स्केल रूनों के बराबर थी। ये आकर्षण नौसिखियों के लिए थे, जिन पर आदर्श ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उन्होंने केवल ऐसे ही ताबीज चुने जो वज्र अग्नि श्रेणी के थे और उन्हें किसी गुरु द्वारा बनाया जाना था। आखिरकार आदर्श को कुछ मिला। ये एक गोल मनका था जो कंचे के आकार का था। इसकी सतह ऐसी लग रही थी मानो शुद्ध धातु से बना हो। मनके की सतह अजीबोगरीब रूनों से ढकी हुई थी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उसे जोड़कर आदर्श को एक हत्या का आभास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा मनके में समाहित होने वाली है। ये सुनकर आदर्श दंग रह गया। उसने मनके के विज्ञापन पर नजर डाली। दिव्य नरकीय मनका। उसके अंदर एक कीमती उजाड़ जानवर का अवशेष था। उस अवशेष पर एक गुरु ने एक प्राचीन सरणी ऋण उत्कीर्ण किया था। यह एक आक्रामक वस्तु थी जिसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। दिव्य नर्क मनका फेंकने के बाद युआन क्यूई का उपयोग करके उसे प्रज्वलित करने से उसके अंदर वज्र अग्नि शक्ति प्रज्वलित हो जाती थी। एक दिव्य नर्क मनका 2000 ड्रैगन स्केल रूनों के बराबर था। आदर्श ने लगभग 1 महीने में जो धन इकट्ठा किया था वो आधे से भी कम हो गया था। बहुत महंगा। आदर्श ने अपने होंठ चाटे। इस दर्जे के खजाने के लिए भी उच्च श्रेणी के साधकों के लिए केवल 1 या 2 मनके ही तैयार किए जाते थे, जो उन्हें मुश्किल समय में इस्तेमाल करते थे। एक नौसिखिए के रूप में इस खजाने का उपयोग करने से संभवतः दूसरों को इतना आश्चर्य होगा कि उनके जबड़े खुले रह जाएंगे। जब आदर्श ने दिव्य नर्क मनका चुना तो वो प्रकाश के एक गोले में लिपटा हुआ 10,000 पैगोडा से उड़कर आदर्श के हाथों में आ गया। आदर्श ने उसे पहले से तैयार किए गए एक जेट बॉक्स में रखा और अपने बैग में रख लिया। मोहिनी किनारे खड़ी देख रही थी। उसे नहीं पता था कि वो प्रकाश का गोला क्या है, लेकिन चूंकि वो जीवन बचाने का एक जरिया था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। आदर्श के लिए एक दिव्य नर्क मोती पर्याप्त नहीं था। आदर्श चुनता रहा। उसे बहुत सी चीजें चाहिए थीं, लेकिन अपने सीमित ड्रैगन स्केल रून्स की वजह से 3 चीजें चुनने के बाद उसने सारी चीजें खर्च कर दी। कुछ खजाने खत्म हो गए थे जिन्हें पाने में आदर्श को लगभग 1 महीना लग गया था। वो तो बस एक ही कोशिश में सब कुछ दांव पर लगा रहा था। अगर वो आदिम जड़ी बूटी को पकड़ने में नाकाम रहा तो आदर्श लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उसे जड़ी बूटियों को सही तरीके से चुनना होगा। उसे अपनी चाल और तीरंदाजी कौशल की साधना को अलग रखना होगा। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद आदर्श ने राय से लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटी चुनने का अनुरोध किया। लगातार जड़ी बूटियां चुनने का मतलब था कि उसे शाम को वापस लौटने की जरूरत नहीं थी। लगातार 7 दिनों तक खाना पीना और सोना सब पहाड़ पर ही होता था। कई साधक केवल दिन में ही जड़ी बूटियां तोड़ते थे और रात में खेती करते थे। पहले आदर्श भी यही करता था, लेकिन इस बार स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग को प्राप्त करने के लिए आदर्श को काफी समय चाहिए था। लगातार 7 दिन जड़ी बूटी तोड़ना। राय ने आदर्श की तरफ देखा और फुसफुसाया। ये बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता था। जड़ी बूटी तोड़ना तो दूर, एक दिन भी नहीं टिक सकता था, और तो और इसे 7 दिन चाहिए थे। कितने दिन टिक पाएगा? क्या तुम 7 दिन तक जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी टोकरी भर सकते हो? तुम जो चाहो करो। राय को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आदर्श से उसका कोई रिश्ता नहीं था। मेहनती लोगों की तो वो थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, लेकिन पतितों की उसे कोई परवाह नहीं थी। 7 दिन स्वीकृत होने के बाद आदर्श अपनी जड़ी बूटियों की टोकरी लेकर सुबह सुबह जड़ी बूटियों के पहाड़ की ओर टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर चल पड़ा। जीत दांव पर थी।